નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દી પાઠ 2 हम भी बने महान જોઈશું। हम शुरू करते हैं ये पाठ का प्रकार है प्रेरक प्रसंग। सीधे सादे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। प्रस्तुत इकाई में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग दिए गए हैं, जिनमें उनकी महानता के कुछ बुनियादी गुण द्रष्टव्य होते हैं। यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा पीयूष है। ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। यहाँ गोपाल कृष्ण गोखले, स्वामी विवेकानंद, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन के जुड़े हुए कुछ प्रसंग यहाँ है, तो उस प्रसंग को बराबर प्रेरक बनाकर हम भी महान बन सकते हैं। तो पहला प्रेरक प्रसंग है कर्तव्य। मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा। मेले में सब बच्चे खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नाम का एक लड़का था, उसने 2 रुपये का शिवलिंग खरीदा। अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी। शिवलिंग खरीदने के बाद भी एक चवन्नी उसके पास बची थी। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहे हो? एक लड़का रो रहा था, तो नरेंद्र ने पूछा, क्यों रो रहे हो? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई। मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई। अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी, मेरी माँ अब मुझे बहुत मारेगी। तो नरेंद्र क्या कहता है, कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी। कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसको दे दी और वह आगे बढ़ गया। अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। कुछ आगे थोड़ी दूर ही गया होगा तो सामने से उसे एक मोटर आती दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था, और एक छोटा सा बच्चा था तो उसको मालूम नहीं था कि पीछे मोटर आ रही है, बराबर बेखबर होकर वह चला जा रहा था। नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया। नरेंद्र ने जोर से उसको पकड़कर खींच लिया। एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। अगर एक पल की भी देर हो जाती तो वह बालक उस मोटर के नीचे आ जाता। इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया, टूट गया। जैसे वह झपट कर खींचता है तो उसके हाथ में जो शिवलिंग था वो गिर गया और टूट गया। इस दौरान इकट्ठे हुए लोग में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया। तो शिवलिंग टूट गया तो सब आसपास में जो भीड़ इकट्ठी हो गई थी, बराबर, तो वो भीड़ में से एक ने क्या बोला, बेचारे लड़के का शिवलिंग टूट पड़ा, हमारा कुछ नुकसान हो जाए रास्ते में, बराबर। तो कोई बोलता है बेचारे का नुकसान हो गया, कोई साइकिल से गिर जाता है तो साइकिल पर कुछ हो तो वो भी गिर जाता है, तो हमारा सब कहीं कुछ सामान टूट जाता है, तो कोई बोलता है ना, हम भी बोलते हैं बेचारे का नुकसान हो गया। तो उसी तरह यह बोला। इस दौरान इकट्ठे हुए लोग में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया। कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग, चाव यानी कितने मन से खरीदा था शिवलिंग। यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इससे क्या? नरेंद्र क्या बोला, इससे क्या? इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य था। कि मेरा शिवलिंग टूट गया तो क्या हुआ, इस बच्चे की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य था। वस्तु से भी व्यक्ति की जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है। मानवता सबसे ऊपर है। वस्तु से ज्यादा किसका जीवन कीमती है? मनुष्य का। मानवता सबसे ऊपर है। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हमने ऊपर देखा था पाठ शुरू होने से पहले कि इस इकाई में नरेंद्र स्वामी विवेकानंद का दृष्टांत दिया गया है, तो ये नरेंद्र ही आगे जाकर स्वामी विवेकानंद बने, बराबर। आगे नियम सबके लिए है।
1885 की है। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। बात है सन 1885 की। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में एक समारोह था। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था। प्रमुख द्वार पर मुख्य गेट आता है, उस पर एक गार्ड था, बराबर, स्वयं सेवक नियुक्त था, जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाला अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दे। कि जो भी कोई आए तो उसका पहले निमंत्रण पत्र देखना। कोई एंट्री जो भी करे उसका निमंत्रण पत्र देखकर उसको अपने योग्य स्थान पर बिठा देना। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानड़े। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुंचे, वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनता पूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। देखो, यह समारोह का मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य न्यायाधीश महादेव रानड़े, गोविंद रानड़े। तो जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुंचे, तो वैसे ही स्वयंसेवक ने उसे अंदर जाने से शालीनता पूर्वक रोक दिया। अंदर जाने से रोक दिया। जो था मुख्य द्वार पर स्वयंसेवक, उसे रोक दिया और बोला, निमंत्रण पत्र दो, मुझे निमंत्रण पत्र बताओ, तभी आप अंदर जाओ। बेटा, मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, रानड़े ने कहा। गोविंद रानड़े ने क्या किया? कहा, बेटा, मेरे पास निमंत्रण पत्र नहीं है, क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे। तब क्या कहा स्वयं सेवक ने? मुझे माफ करना, आप अंदर नहीं जा सकते। स्वयं सेवक का नम्रतापूर्ण उत्तर था। द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे। द्वार पर जब रानड़े को देखा तो स्वागत समिति कई सदस्य आए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयत्न करने लगे, बराबर। पर स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा। देखो, स्वयंसेवक ने क्या बोला कि हे श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे, જોવા મારા કામમાં આ સ્વાગત સમિતિની જે ટીમ છે એ જ વચ્ચે મને અટકાવશે, તેમની પાસે નિમંત્રણ પત્ર નથી છતાં તમે એની અંદર લઈ જાઓ છો, તો હું મારું કામ કેવી રીતે કરીશ? કે कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र होना चाहिए। कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र तो होना ही चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। आप ऐसे भेदभाव करोगे तो मुझे नहीं बरती जाएगी। यह स्वयं सेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की। तो जो स्वयं सेवक था वही बड़ा होकर श्री गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की। देखो, ऐसे बड़े बड़े लोगों के कैसे कार्य महान होते हैं। तो आगे है सफलता का रहस्य। अब तीसरा हम देखेंगे सफलता का रहस्य। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। अंडर 14 क्रिकेट टीम कप्तान के रूप में एक लड़का अपने टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने अहमदाबाद में आया हुआ था। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। उसकी टीम 5 स्टार होटल में थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। सुबह उठते ही पूरी टीम और कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार यानी कि ब्रेकफास्ट, नाश्ते के लिए तैयार थी। एकमात्र कप्तान नहीं दिखा दे रहे थे। एकमात्र कप्तान ही नहीं थे, सब तैयार थे, लेकिन कप्तान यानी कैप्टन, उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई पर वह नहीं मिला। उसे ढूंढने लेके पूरी टीम फैल गई लेकिन वह मिला नहीं। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था। तब किसी ने जाकर उसके कमरे का जो पिछवाड़ा भाग आता है, बराबर, गैलरी, उसमें जाकर देखा तो यह क्या कर रहा था कि हाथ से गेंद फेंक रहा था
और ज्यों ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद खेल रहा था। गेंद खेल रहा था सामने से गेंद दीवार से टकराकर वापस आती तो वो बल्ले से खेल रहा था। आगे, साथ ही खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। देखो, साथी खिलाड़ी जो थे वो हम टीम में के शामिल हो गए, इससे वो संतुष्ट थे, लेकिन ये कप्तान क्या कर रहा था? पूरी रात इस क्रिकेट टीम की प्रैक्टिस कर रहा था। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच, मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग हो गए। इसके ऐसे प्रैक्टिस को देखकर, ऐसे अभ्यास को देखकर कोच और मैनेजर और सभी साथी स्तब्ध हो गए, दंग हो गए। आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। आगे चलकर यही लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे, विश्व रिकॉर्ड करने लगा वो। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया। किसी ने पूछा कि भाई ये सफलता का राज क्या है कि तुम इतने सब क्रिकेट में सफल होते जाते हो? तो विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। देखो, मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ, यानी कि मैं मैदान में तो खेलता हूँ, साथ साथ में जो मैच कल होने वाले है उसका आगे 2 बार मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ। पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में, तथापि मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यकता के रूप में। पहले तो प्रैक्टिस के रूप में, दूसरी बार जब मैच हो तब वो मैदान में खेलता है, और मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार की आवश्यकता, और मैच खेलने के बाद कि मैंने मैच कैसी खेली है अपने आप मूल्यांकन करता था। उसके रूप में वह 3 बार खेलता था। यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है, यानी सचिन तेंदुलकर। उसके पापा का नाम रमेश है तो सचिन तेंदुलकर। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार है। कोई भी चीज में हम प्रैक्टिस करें तो कोई भी चीज कठिन नहीं हो सकती। आगे का है प्रामाणिकता। एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया, मोमबत्ती जलाई गई। थोड़ी देर बाद 2 सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। थोड़ी देर बाद 2 सरदार अपने निजी काम के लिए, निजी यानी अपने काम के लिए उनके पास आए। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकाल कर जला दी। देखो, थोड़ी देर बाद सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। हजरत अली ने क्या कहा? उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी कर हजरत अली ने जो मोमबत्ती जला रखी थी वो बुझा दी और मेज के खाने में से, मेज यानी टेबल के ड्रॉवर में से, खाने में से दूसरी मोमबत्ती जलाई। सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई? कि एक तो जल रही थी तो उसको बुझाकर दूसरी क्यों जलाई? यह सरदार न समझ सके। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा। जो सरदार आए थे उन्हें यह बात का बहुत आश्चर्य लगा तो उन्होंने पूछा। हजरत अली बोले, भाई अब तक मैं राजकाज का काम करता था। देखो कि मैं अब तक जो काम करता था वो राज का था, बराबर, यानी मेरी नौकरी का था, इसलिए राज की मोमबत्ती जल रखी थी। अब निजी काम शुरू हुआ है इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। क्या क्या उसने कि जो मैं काम कर रहा था वो मेरी नौकरी का था, बराबर, तो सरकारी काम था, तो उनके पैसे की मोमबत्ती थी,
बराबर, उनकी दी हुई मोमबत्ती थी वो मैं जलाकर उनका काम कर रहा था। अब वो काम तो मेरा खत्म हो गया, तो उनकी मोमबत्ती भी मैंने बुझा डाली और अब मेरा निजी काम शुरू हुआ है, मेरा अपना काम, खुद का काम शुरू हुआ है। तो मैं अपने काम के लिए सरकारी जो मोमबत्ती है वो निजी काम के लिए मैं वो मोमबत्ती जला नहीं सकता। और मैं ऐसे करूं तो मैं क्या कहलाऊं? चोर या हरामखोर के। हर एक आदमी की चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फकीर। कि हर एक आदमी को चोरी और ऐसे हरामखोरी से बचना चाहिए, चाहे वो पैसे वाला हो या गरीब हो। फकीर यानी गरीब। देखने में तो यह बात बहुत छोटी सी लगती है, बराबर ना? देखने में और सुनने में हमको यह बात कैसे लगती है? छोटी लगती है, पर है बड़ी महत्व की। अब हम आज़ाद हो गए हैं। राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। कि राज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है कि जब लोग इसमें प्रामाणिकता से रहने लगे। हमारे पुरखों ने कहा है, माँ गृदः कस्य स्विदत धनम, किसी के धन माल की लालसा मत करो। इसका अर्थ क्या है? किसी के लोगों की धन की लालच करनी नहीं चाहिए। यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। शब्दार्थ देख लेते हैं। नुकसान यानी हानि, ख्याल यानी विचार, स्वयंसेवक यानी अपने आप सेवा करने वाला, नियुक्त तो काम पर लगाया हुआ, कर्तव्य भार तो उचित काम की जिम्मेदारी, प्रयास यानी प्रयत्न, सदस्य यानी सभासद, भेदभाव तो यानी व्यवहार में अंतर, प्रसिद्ध तो विख्यात, अल्पाहार तो यानी नाश्ता, रहस्य तो गुप्त भेद, खजाना धन भंडार, जांच यानी परीक्षण, हरामखोर यानी हराम का माल खाने वाला, अमीर यानी धनवान और पुरखा यानी पूर्वज। तो विद्यार्थी मित्रों, यह हमारा यह पाठ समाप्त होता है। आगे का स्वाध्याय, अभ्यास और भाषा सज्जता हम नए वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।